नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है। इस महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। इस महारैली के जरिए जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जेडीयू पूर्णिया में नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे सबकी नजर सीएम नीतीश कुमार पर ही टिकी रहे। दिलचस्प बात यह है कि रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के दो सबसे बड़े दलों का समर्थन हासिल है। आरजेडी पूरी तरह से खुलकर सीएम नीतीश कुमार के लिए लॉबिंग कर रहा है। तो नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की सबसे बड़ी पहल इसी महीने 18 तारीख को शुरू हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने से साफ संकेत दिया। भाकपा माले के अधिवेशन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी 100 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी। सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो इस 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। तो अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर हो रही चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पटना में आज सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। सीएम नीतीश ने बिना अपना नाम लिए ये संकेत दे दिया कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार है। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि नेतृत्व को लेकर वो सीएम कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करते रहेंगे। ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया और कहा कि अब कांग्रेस को सोचना होगा कि अब विपक्षी एकजुटता की बात आगे कैसे बढ़ाई जा सके।
तो भाकपा माले के अधिवेशन में मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश कुमार की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करेंगे। सुनिए। बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है। तो अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बयान के एक दिन बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया। पार्टी से सीनियर नेता जयराम रमेश ने सीएम नीतीश के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस के अधिवेशन में गठबंधन पर फैसला होगा। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत क्यों है। तो देखिए, नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के सीएम हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार एक भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार में मिलकर काम करने की क्षमता है। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से नीतीश कुमार एक हैं और यही नहीं, देश के भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से उन्हें गिना जाता है। राजनेता के रूप में नीतीश कुमार की छवि बेदाग रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नीतीश कुमार चलते हैं और चलने की बात भी करते हैं। लोहिया, जेपी और कर्पूरी की राह पर नीतीश कुमार चलते हैं। नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते हुए भी आ रहे हैं। राजनीति में पवित्र और निष्कलंक होने पर नीतीश कुमार अक्सर जोर देते हैं। क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है कि नीति वो अपनाते हैं। महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार अक्सर जोर देते हैं और अपने संबोधन में महिलाओं के उत्थान की बात वो करते नजर आते हैं। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दे रखा है नीतीश कुमार ने। वहीं महिलाओं को चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है उनकी ओर से। समाज के सभी वर्गों का नीतीश कुमार ने उत्थान किया है। सामाजिक ध्रुवीकरण को खत्म करने की उनकी ओर से कोशिश की गई और इसीलिए नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत हो जाती है। बिहार के लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली के कायल हैं, प्रभावित हैं बिहार के लोग उनसे। बिहार के बाहर नीतीश कुमार का एक बड़ा क्रेज है। बिहार के विकास में के काम से उनकी पहचान बनी है। गांव-गांव 12मासी सड़कों से उनकी पहचान बनी है। नीतीश कुमार की शानदार सड़कों से बिहार की भी पहचान दूसरे प्रदेशों में बनी है। नीतीश की नीतियों से बिहार के जो विकास है वो तेजी से शुरू हुआ है। हर घर नल जल योजना बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाती है और ये नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।
केंद्र ने भी नल जल योजना का अनुकरण किया। जल जीवन हरियाली मिशन से बिहार का कायाकल्प हुआ। साइकिल और यूनिफॉर्म योजना सुपरहिट रही, जो कि नीतीश कुमार की ओर से चलाई गई है। शराबबंदी को नीतीश कुमार ने मिशन के रूप में लागू किया और शराबबंदी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही है। शराबबंदी से बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शराबबंदी से परिवार में खुशहाली आई। शराबबंदी से पर्यटन के तेज विकास हुआ। शराबबंदी से कानून व्यवस्था में भी सुधार आया और खासकर महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हमेशा से खड़ी नजर आई। तो इन तमाम चीजों को अगर आप गौर से समझें तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम सफल नहीं होगी। चिराग ने कहा कि विपक्ष यही तय नहीं कर पाया है कि महागठबंधन का नेता आखिर कौन होगा, तो फिर एनडीए का मुकाबला क्या कर पाएगा। तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है उसमें बात साफ लग रही है खड़गे के बयान से कि कांग्रेस ही लीड करेगी अपोजिशन को, दूसरा कोई लीड नहीं करेगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए झटका है? भाई अब किस किस के लिए झटका है ये तो इनका गठबंधन ही बताएगा। देखिए, विपक्षी एकता का प्रयास इससे पहले भी कई बार हुआ है। इनका एकजुट होना इससे पहले भी कई ऐसे मंच देखे जहां पे फोटो ऑप के लिए इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो खिंचाने का प्रयास किया। पर जितनी बार ऐसे विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर आते हैं तो आपको एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नेतृत्व कौन करेगा, इनका नेता कौन होगा, जो गठबंधन अभी तक यही तय नहीं कर पाया। तो वो गठबंधन नीति, विचार, सिद्धांतों पे क्या काम करेगा, वो गठबंधन फिर एक मौजूदा ऐसा गठबंधन एनडीए का जो कि केंद्र में मजबूती से अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और वहीं देखिए, जेडीयू के साथ साथ आरजेडी ने नीतीश कुमार की दावेदारी का समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसका विरोध किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। जदयू के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नीतीश जी बने। हम कांग्रेसी बस एक ही नाम जानते हैं और वो नाम है राहुल गांधी। हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। बिहार की जनता के आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी लगभग 17 वर्षों से सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा कर रहे हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अटूट विश्वास है। बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर महागठबंधन की सरकार मजबूती से काम कर रही है। यह बात भी सत्य है कि नीतीश कुमार जी अपनी कार्यक्षमता, अपनी कार्यशैली के दम पर किसी भी पद को सुशोभित कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है और कोई वैकेंसी दिल्ली के अंदर में है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। देश की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी है। फिर भी लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मन में मंसूबा पाल के बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने का, और जनता की चाहत उनके प्रति है ही नहीं। सियार को अगर शेर का खाल पहना दीजिएगा तो शेर हो जाएगा। हास्यास्पद तो तब लगता है जब आज तक अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं नीतीश बाबू बना पाए हैं और न राजद के लोग अकेले में बना पाए हैं, लेकिन ख्वाब बहुत लंबे लंबे सब देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश के बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो संसदीय जीवन का अनुभव है, उसका लाभ देश को मिलेगा। हर बिहारी चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। और खबर रोहतास से, जहां डेहरी के करबंदिया और पल्हेजा रेलवे स्टेशन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद माल ढुलाई वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अप और डाउन लाइन दोनों का परिचालन बाधित हो चुका है। इस हादसे के बाद रेल अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेलवे के माल ढुलाई वाले लाइन के परिचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मालगाड़ी का सभी डिब्बा खाली था, मालगाड़ी का डिब्बा रेलवे लाइन से बिखर कर आसपास की गेहूं के खेतों में बिखर गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजीत कुमार सिंह। और हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत, और कितना वक्त लगेगा? अभी रेलवे के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, ट्रेनों का परिचालन कब तक सुनिश्चित हो पाएगा सही तरीके से?
क्योंकि अभी जो फंड कॉरिडोर जो के अधिकारी हैं पवन कुमार जो अभियंत्रण विभाग के हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अप लाइन में शाम के 6 बजे तक किसी तरह परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन डाउन लाइन की पटरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको शुरू करने में कम से कम रात के 8 बजे के बाद ही वो परिचालन सामान्य हो पाएगा। मालगाड़ी का परिचालन, चूंकि जो ट्रेनों का परिचालन है वो तो सामान्य है, लेकिन डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है जिससे माल की ढुलाई होती है, उन दोनों अप और डाउन में परिचालन को सामान्य होने में शाम के 6 से 8 बज सकते हैं। जी अजीत, कितने ट्रेनों के रूट यहाँ पर बदले गए हैं और आगे चलकर बदले जा सकते हैं? जी, चूंकि मालगाड़ी जो जौहरी है उसे मेन लाइन से गुजारा जा रहा है और सामान्य जो परिचालन है गया और जीटीयू मुगलसराय रेल खंड का पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन उनके गतिमान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो सामान्य ट्रेन गतिशील है, लेकिन जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का जो माल ढुलाई का अलग रेलवे ट्रैक है वो दोनों बाधित हुई है और जिस कारण जो है परिचालन बाधित हुआ है। सिर्फ माल ढुलाई का यात्री गाड़ियां जो भी यात्री ट्रेन है वो सामान्य रूप से चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए, अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित है और जानकारी मिल रही है कि शाम के 6 बजे तक जो प्रक्रिया है वो चलेगी, जिसके बाद सुनिश्चित हो पाएगा कि ट्रेन सही तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर माल गाड़ी के 13 डिब्बे डिरेल हो गए, जिसकी वजह से काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अररिया के घुरना में तस्कर और एसएसबी के बीच हुए मुठभेड़ में कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम को गोली लगी थी। पुलिस ने बताया है कि एसएसबी और तस्कर के बीच फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। दरअसल प्रत्यक्षदर्शी एक महिला ने बताया कि आरोपी फारबिसगंज से 2 पेटी सेब लेकर घर की ओर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में कमांडेंट की गाड़ी से ठोकर लग जाती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होते होते बात इतनी बढ़ गई कि एसएसबी ने बंदूक निकाल ली। जब आरोपी तस्कर आफ्ताब ने बंदूक की नली पकड़ी तो दोनों के बीच झड़प होने लगी और इसी बीच गोली चल जाती है, जो आरोपी आफ्ताब के हाथ में लगते हुए एसएसबी कमांडेंट के जांघ में लग जाती है। यानी कि इस घटना में एक ही गोली चली और आरोपी तस्कर और कमांडेंट दोनों जख्मी हुए। वहीं इस पूरे प्रकरण में एसएसबी के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखे, जबकि एसएसबी 56 बटालियन के सहायक कमांडेंट ने फोन पर बताया कि गोली तस्कर की तरफ से चली थी। पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ भी बताया जा सकता है। नेपाल बॉर्डर पर फायरिंग की पड़ताल करते ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश। अभी हम मौजूद हैं नेपाल बॉर्डर के जटवारा गांव में। दरअसल बीते दिनों जो है एसएसबी के कमांडेंट को जो है गोली लगी थी और एसएसबी के द्वारा जो बताया गया था कि तस्करों द्वारा गोली चलाई गई और जिसमें कि एक शख्स जो स्थानीय ग्रामीण है और दूसरा जो एसएसबी के कमांडेंट है सुरेंद्र विक्रम, उनको गोली लगी है और पटना रेफर किया गया है। तो अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका क्या कहना है कि आखिर क्या हुआ था कि गोली चलाने की नौबत वहां पर हुई। ये बताइए कि घटना जो हुई थी आप वहीं थे? हाँ सर, यहाँ पर थे। घटना हुई यहीं पर। गाड़ी वहाँ सर वहाँ भाग कर चला गया, वहाँ गया, वहाँ गाड़ी गिर गई तो वो सेब नहीं लौट किया, उसको चढ़ते चढ़ते यहाँ चलाया तब वो गोली चलाने लगा। ये सेब लेकर आया था। हाँ, सेब लेकर। एसएसबी तो बोल रहा था कि गांजा की। नहीं सर, झूठ बोलता है तस्करी कर रहा सर, झूठ बोलता है। नहीं, 2 कार्टून सेब था सर। हाँ। वही कार्टून लेकर गौ समाज में बेचने के लिए जाता था। कारण गोली कैसे चल गया? गोली ये गोली जो चलने लगी तो उसको कहा था कि तो वहाँ जाओ, उससे गाड़ी लो, सेब लो। वो बोला कि नहीं लेंगे, उसको सर लौट करने लगा। वो भाग कर यहाँ चलाया, यहाँ चलाने के बाद वो भागने लगा, ये गोली चलाया। कहता कि गोली मार देंगे, तब वो बोला कि हमको गोली क्यों मारेगा। इन कुंडी को पकड़ लिए, उसके हाथ में लगी, उसकी जांग में खुद एसएसबी की गोली। एसएसबी गोली एक ही गोली लगा सर। चलाया गोली एसएसबी चलाया। सतीश कुमार, न्यूज 18, भारत नेपाल सीमा, अररिया। और वही मानवता को शर्मसार करने वाली खबर बखा से सामने आई है, जहां जन्म के बाद नवजात को झोले में रखकर जंगल में किसी ने
छोड़ दिया। झोले से बच्चे के रोने की आवाज आने पर एक महिला बच्चे को अपने घर लेकर आई और इसकी सूचना चाइल्ड केयर और नौरंगिया थाने पुलिस को दी। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जन्म के बाद नवजात को झोले में रखकर किसी ने जंगल में आखिर क्यों छोड़ा और किसने छोड़ा। अभी नहीं है जंगल में। हाँ से आवत नहीं जानो बाजार मेले करके मने कौन जगह? जंगलों में। कौन जंगल? बनकाटो जंगल में। कब बजे खनिया? 3 बजे करें। का नाम राउ? मत करे नहीं दे दी। बच्चा स्वस्थ बिल्कुल ठीक ठाक था, तो वहाँ पर कुछ आदमी को बोला के सरपंच मुखिया बोला करके हम कहे ठीक है रखिए, जो मेरा दिशा निर्देश होगा उसके तहत हम काम करेंगे। फिर सुबह में चाइल्ड लाइन की तरफ से फोन आया कि बच्चे को थाना पर बुलवाइए, तो हम उसको खबर किए तो थाना पर लेकर आई 11-12 बजे और वहाँ पर थोड़ा देर रहा और तबीयत गड़बड़ाने लगा, तो फिर उसको लेके हम बगहा हॉस्पिटल लाए तो रास्ता में ही डेथ कर गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।